So guys, today we will discuss on Stirling cycle, and this cycle is suggested by Robert Stirling 1816, which work on Stirling engine. And so this cycle is having the same efficiency like in Carnot cycle, but the difference between the Carnot cycle and Stirling cycle is that in Carnot cycle, you know very well, in Carnot cycle there are the four process. Two process is reversible isothermal process, and the remaining two process is isothermal reversible isentropic process. Okay, but in case of Stirling cycle, two processes are isothermal process and the remaining two processes are constant volume process. Okay, so that is the difference between the Carnot cycle and Stirling cycle. Okay, so in this case the process of the cycle is isothermal expansion, where the heat addition from the external source, and the second is constant volume heat transfer, and the third is isothermal compressor, where the heat rejection to the external sink, and fourth process is constant volume heat transfer. ओके, सो अब हम बात करते हैं स्टीलिंग साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया है। यहाँ पर हमारे पास दो पिस्टन है, एक पिस्टन यहाँ पर ये रहा, दूसरा पिस्टन हमारे पास ये पास है। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक रीजनरेटर लगाया है। रीजनरेटर जो होता है वो एक पोरस प्लग है जिसके हाई थर्मल यानी कि मास होता है, जहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो हीट ट्रांसफर डिवाइस है, जहाँ से हम क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे गैस से रीजनरेटर की तरफ, और रीजनरेटर से गैस की तरफ हम क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द स्टेज फर्स्ट हमने बताया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यू नो वेरी वेल, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और एक्सपेंड वहाँ पर होगा। ओके, तो इस केस में क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका वर्किंग फ्लूइड है गैस। ओके, यहाँ पर पिस्टन फर्स्ट होगा या पिस्टन सेकंड है। पिस्टन फर्स्ट का टेम्परेचर हमने TH मान लिया जो हाई टेम्परेचर है, और जो सेकंड टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो आपका पिस्टन है, उसका टेम्परेचर हमने बोल दिया यहाँ पर लो टेम्परेचर है। यहाँ पर आपका वर्किंग फ्लूइड है, ये रीजनरेटर है। ओके, इन दिस केस में क्या हुआ कि व्हेन द हीट इज सप्लाइड टू द गैस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। ओके, तो उस केस में क्या हुआ कि जब आप हीट सप्लाई करोगे गैस को, तो वहाँ पर क्या करेगा, ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस केस में क्या हुआ कि आपकी जो गैस होगी वो एक्सपेंड होगी, और जब एक्सपेंड होगी तो ये क्या करेगा, पिस्टन आउटवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, ये पिस्टन जो होगा वो आउटवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या आप बोल सकते हो डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, क्योंकि और दूसरा टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद में हमने क्या बोला, यहाँ पर सेकंड स्टेट की बात करते हैं। सेकंड स्टेट वाले केस में क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये पिस्टन इधर की तरफ मूव कर गया ना, अब क्या हुआ कि अब इन सेकंड स्टेट में क्या हुआ कि बोथ द पिस्टन्स मूव इन राइट डायरेक्शन। अब ये दोनों पिस्टन राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो उस केस में क्या हुआ, जहाँ पर आपकी वॉल्यूम होगी कांस्टेंट रहेगी, और उस केस में क्या होगा कि जो इंटायर जो गैस होगी वो क्या होगी, यानी कि वो अपनी हीट को ट्रांसफर करेगी किससे, रीजनरेटर की तरफ। ओके, गैस से जो हीट ट्रांसफर होगी गैस से वो रीजनरेटर की तरफ ट्रांसफर होगी। ओके, और थर्ड स्टेट वाले केस में क्या हुआ, थर्ड स्टेट वाले केस में क्या होगा कि जब आपका पिस्टन राइट की तरफ, दोनों पिस्टन राइट की तरफ मूव कर रहे थे, तो ये वाला पिस्टन जो होगा अब ये यहाँ आ गया और ये पिस्टन आगे की तरफ सरक गया। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो अब ये सेकंड जो फर्स्ट पिस्टन है वहाँ पर अब रीजनरेटर वो इधर की तरफ आ गया, और सेकंड पिस्टन क्या हुआ, आपका आगे की तरफ चला गया। राइट, समझ रहे? तो सेकंड जो थर्ड प्रोसेस हमें बोला कि वहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस थी, कि पहले प्रोसेस में ये जो है, जब अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि पहले हमने क्या किया कि आइसोथर्मल जो यानी हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा था, आपका पिस्टन इधर की तरफ आउटवर्ड की तरफ मूव कर गया। ओके, जबकि स्टेट 2 वाले केस में क्या हुआ कि हमने वहाँ पर जब ये दोनों पिस्टन राइट की तरफ मूव कर रहे थे, तो उस केस में क्या हुआ कि ये जो हीट ट्रांसफर होगी गैस से रीजनरेटर की तरफ। ओके, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में थर्ड स्टेट वाले केस में क्या हुआ कि जब ये पिस्टन दोनों राइट की तरफ मूव कर रहे थे, उस केस में क्या हुआ कि आपका जो पिस्टन था वो ये जो यहाँ पर रीजनरेटर था वो रीजनरेटर यहाँ पहुँच गया, और ये पिस्टन आपका आगे की तरफ चला गया। ठीक है, तो जब ये यहाँ पहुँच गया, तो अब इस केस में क्या हुआ कि हमें थर्ड प्रोसेस क्या पता है, स्टेट थर्ड में क्या हो रहा था, आइसोथर्मल कंप्रेसर। तो अब ये क्या करेगा, ये पिस्टन जो होगा सेकंड वो क्या करेगा, अब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो ये गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट का रिजेक्शन होगा टू द एक्सटर्नल सिंक की तरफ। ओके, और स्टेट फोर्थ वाले केस में क्या हुआ कि अब दोनों पिस्टन क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। दोनों पिस्टन क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और लेफ्ट की तरफ मूव करने की वजह से वहाँ पर जो है जो हीट ट्रांसफर होगी वो रीजनरेटर से गैस की तरफ ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा। तो ये चारों के चारों प्रोसेस है वो स्टीलिंग साइकिल प्रोसेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, उसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर, उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेसर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर जो स्टेट 2 में जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम था, और स्टेट 4 के अंदर था वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम था। ओके, आई होप आपको ये सारी की प्रोसेस आपको चारों की चारों स्टेट समझ में आ गई होगी। उसके बाद
सो इफिशिएंसी ऑफ स्टीलिंग साइकिल की बात करते हैं। इफिशिएंसी ऑफ स्टीलिंग साइकिल में हमने पीवी डायग्राम की बात की, जहाँ पर हमें पता है कि 1 से 2 प्रोसेस होती है, वो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, जहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस केस में प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। 2 to 3 वाली प्रोसेस में हमने बोला कि जहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आपका हीट ट्रांसफर हो रहा था, एंड 3 से 4 वाले केस में हमने कंप्रेस किया था, ठीक है। और 4 से 1 वाले केस में हमने कंडीशन जो बोली गई है 4 से 1 कंडीशन है, जहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर ही हो रहा था, ओके। तो जबकि यहाँ पर टीएच डायग्राम हमने बात की, तो यहाँ पर 1 से 2 प्रोसेस जो है, जहाँ पर हमने हीट का एडिशन हो रहा था, जहाँ पर हमने बोला कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद 2 to 3 कंडीशन हमें दे दिया गया है, जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट थी, राइट। एंड 3 से 4 कंडीशंस में हमारे पास जो था वो 3 से 1 को जो हम जहाँ पर कंप्रेस कर रहे थे हम, जहाँ पर हीट का रिजेक्शन हो रहा टू द एक्सटर्नल सिंक की तरफ, एंड लास्ट डेट इज 4 से 1 प्रोसेस, जहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट प्रोसेस थी हमारे पास, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि 1 से 2 प्रोसेस टेम्परेचर उसको मैंने हाई टेम्परेचर मान लिया, ओके, जो कि हमने प्रोसेस के अंदर समझा था, और 3 से 4 वाले केस में मैंने लो टेम्परेचर मान लिया। अभी हम इसको इफिशियंसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट या डिजायर आउटपुट अपॉन में कितनी हमने हीट सप्लाई की, तो वो हमने क्यों इनपुट हमने बोल दिया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर जो ये कंडीशंस हो गया है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर कि क्यू इनपुट माइनस का क्यू आउटपुट अपॉन में क्यू इनपुट, ओके। ये कंडीशन हुआ है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इफिशियंसी को 1 माइनस का क्यू आउटपुट अपॉन में क्यू इनपुट, ओके, ये लिख सकते हैं हम। लेकिन मैं यहाँ पर क्यू इनपुट निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले क्यू इनपुट जब हम निकालेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर P1 V1 ln V1 अपन में V2 लिख सकता हूँ मैं इसको, या फिर PV इज इक्वल टू MRT होता है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से MR, यहाँ पर T1 टेम्परेचर हो जाएगा एंड ln V1 अपन में V2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद में Q अगर आउटपुट हमें निकालना है, Q आउटपुट, तो Q आउटपुट देखना है यहाँ पर 3 से 4 प्रोसेस में देखना है यहाँ पर। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि P3 V3 ln V4 अपन में V3, राइट। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको MR T3 एंड ln V4 अपन में V3, ओके। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। इसका मतलब इफिशिएंसी कंडीशन क्या हुआ 1 माइनस का, अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें MR और इसमें भी MR दोनों को कैंसिल आउट कर देते, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर Q आउटपुट जो होगा वो T3 ln एंड V4 अपन में V3, राइट। और यहाँ पर अपन में क्या हो जाएगा T1, इसमें देखना T1 है ना ln और V1 अपन में V2। बट आपको पता होगा इस केस में देखना, यहाँ पर इस केस में देखना कि जो वॉल्यूम जो 1 पर है वही वॉल्यूम 4 पर है, और जो 2 पर है वो 3 के ऊपर है। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम हमारे पास V1 है वो V4 के बराबर है, ओके, और जो वॉल्यूम जो V2 है वो किसके बराबर है, V3 के बराबर है। तो जब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखना V4 अपन V3 हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं V1 की जगह V4 लिख सकते हैं और V2 की जगह V3 लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ओके। तो यहाँ पर इफिशिएंसी कंडीशन क्या हो जाएगा कि 1 माइनस का T3 ln और यहाँ पर V4 अपन में V3 है, ठीक है, अपॉन में और T1 ln और यहाँ पर V1 को क्या लिख सकते हैं V4, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट थी, और V2 को क्या लिख सकते हैं V3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इफिशिएंसी हमारे पास आ रही है वो 1 माइनस का T3 अपन में T1, ओके। या फिर हम क्या लिख सकते हैं देखना, यहाँ पर मैंने क्या बोला T3 या T4 जो है उसको हम TL लिख सकते हैं, और जो T2 और T1 जो टेम्परेचर था उसको हम TH लिखेंगे, हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस का TL अपन में TH। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो कार्नोट साइकिल के अंदर इफिशिएंसी थी वही इफिशिएंसी हमारे पास सेम यहाँ पर आ रही है स्टीलिंग साइकिल के अंदर। बट डिफरेंस क्या हुआ कार्नोट साइकिल के अंदर, कार्नोट साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस थी। लेकिन स्टीलिंग वाले केस में क्या है कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आ गई यहाँ पर, ओके। सो ये जो आन की इफिशिएंसी जो है 1 माइनस का TL अपन में TH, जहाँ पर TL टेम्परेचर लो टेम्परेचर है और जो TH हायर टेम्परेचर है। आई होप आपको इतना समझ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।